तो एक लगातार हो रहे युद्ध के बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक अच्छी खबर एक आई है कि जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनका जो प्यार है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एकदम से उमड़ पड़ा है। और लोग वहाँ के जो लोग हैं आई लव यू ट्रंप, आई लव यू डोनाल्ड करके वहाँ पर बातें कर रहे थे। और इसका वीडियो जो है व्हाइट हाउस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात को रिलीज़ किया। इसके पीछे की वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश में लगे हैं कि हमास और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया जाए। वो जो लड़ाई चल रही थी और वहाँ पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वो ऑलरेडी हमास का वहाँ पर काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया है। और गाज़ा पट्टी में वहाँ जो गाज़ा की स्थिति बहुत ही ख़राब है वहाँ पर, उसमें ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हालात को थोड़ा सामान्य किया जाए। इसके लिए इजराइल पे वो दबाव बना रहे हैं और वो करें। इसकी वजह से क्या है कि जो फ़िलिस्तीन के लोगों की जो उम्मीदें हैं अब टिक गई हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, जो आखिरी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ बर्बाद वहाँ पे हो गया है और लग रहा है कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप उनको बचा लें, जो बची खुची चीज़ है बचा लें। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए मानेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को मानना ही होगा, क्योंकि इज़राइल काफ़ी हद तक जो कुछ टिका हुआ है या सस्टेन करता है या ताकत पाता है वो अमेरिका के कारण ही पाता है। हालांकि मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि इज़राइल के पास अपनी ताकत नहीं है, अपना पैसा नहीं है, अपने संसाधन नहीं है। उसमें बहुत आगे है इज़राइल। वो अपने आप को जो है, वो छोटा सा देश है, उसने अपने आप को संपन्न बना के दिखाया है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं। लेकिन जो देश पिछले 3 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा हो, लगातार हथियार पे पैसा खर्च कर रहा हो, लगातार अपनी सारी की सारी चीज़ों को युद्ध के कारण उसने एक तरह से बिखेरा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें उसका असर पड़ रहा है, वहाँ नौकरियों पर असर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। लेकिन नेतन्याहू मान नहीं रहे हैं, वो लगातार गाज़ा में अभी भी बमबारी कर रहे हैं। और ये तो खबर अभी भी है कि वो लेबनान की तरफ भी उन्होंने बमबारी की है। देखिए, गाज़ा की स्थिति है कि गाज़ा बर्बाद हो चुका है। गाज़ा पट्टी में हमास भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हमास की तो खैर रीढ़ टूट गई है, लेकिन गाज़ा में जो लोग हैं इस समय वो आमतौर पे अपराधी नहीं हैं। वो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ऐसे लोग हैं जो कि जिनको आप कमज़ोर कहिए, जिनका कुछ भी नहीं है। वो अपने मकान खो चुके हैं, वो अपनी नौकरियां खो चुके हैं, वो अपने पैसे खो चुके हैं, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी नहीं रहता है। खाने, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस समय खाने की है। और जब गाज़ा फाउंडेशन यानी ट्रंप की तरफ से वहाँ पे खाना बंटवाया गया, रिलीफ के लिए किट दी गई, तो वो लोग खुश हो गए। और वो खुश होने के बाद वो ट्रंप की वाहवाही उन्होंने करनी शुरू कर दी। हाँ, तो इससे क्योंकि इसमें रोक रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि इस तरह के नॉर्मली विजुअल आते नहीं कि फ़िलिस्तीन के लोग अमेरिका के लिए वाह करें, क्योंकि आमतौर पर फ़िलिस्तीन के लोगों का भी मानना है कि इजराइल अमेरिका दोस्त हैं। और जिस तरह से इजराइल को दुश्मन मानते थे, जो हमास स्पेशली जो मानता था, तो अमेरिका भी ऑटोमेटिकली उनका दुश्मन बन जाता था। लेकिन इसके पीछे की देखिए, ये जो हालात हुआ है उसके लिए बहुत हद तक हमास भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया उसके बाद इजराइल के पास बहुत कम विकल्प बच गए थे। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने, हमास ने और हुतियों ने इजराइल पर लगातार हमले करते रहे और उसके सबके पीछे ईरान था। लेकिन थोड़ा हालात ये बदला है कि चूंकि ईरान पर अभी जो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जो हमला किया है, ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ है। अब वो आगे मानेगा या नहीं मानेगा, हमास को मदद देना बंद करेगा नहीं करेगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल स्थिति मतलब वहाँ पर ऐसा है कि इजराइल ने हमास को भी ख़त्म कर चुका है, नजीबुल्लाह को भी ख़त्म कर चुका है, जो बचे खुचे हैं उसको भी ख़त्म करने पर लगा हुआ है। देखिए, मुझको लगता है कि जो भी इस समय गाज़ा की हालत है, या हमास तो ख़त्म ही हो चुका है, और उस पूरे के पूरे इलाके की हालत है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो। क्योंकि इन सब के पीछे अशांति अगर कहीं हुई, कुछ भी हुआ, तो उसमें ईरान का हाथ था। और हमास ने अगर वो हमला नहीं किया होता तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये स्थितियां होती नहीं। पिछले 2-2.5 साल 3 साल से जो वहाँ पर विध्वंस, विभीषिका, तहस नहस, त्रासदी, जो भी हम कहें, जो हम देख रहे हैं, वो उसी कारण है। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, और अब जब जो निरपराधी लोग हैं वहाँ पर, बेबस लोग हैं, उन पर और अत्याचार करने का कोई मतलब नहीं है। और वो लोग भी, मुझको लगता है, शांति का जीवन अपना चाहते हैं। और अब गाज़ा में जो भी प्रशासन होगा उसमें इजराइल का दखल होगा ही होगा। अमेरिका का दखल होगा, तो वो लोग कुछ ऐसा प्रशासन वहाँ पे बना सकते हैं जिसमें आगे स्थिति नहीं आए। और वो जो लोग बचे भी हैं गाज़ा के, मुझको लगता है वो भी कभी वो स्थिति आने नहीं देंगे कि उनका जीवन फिर से कष्ट में पड़े, जैसे पिछले 2 सालों से पड़ा हुआ है। क्योंकि इजराइल भी लगातार ये शर्त रख रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कह रहे थे कि जो बंधक हैं हमास के पास उसको छोड़ दे।
अगर वो छोड़ देगा तो हमले बंद कर देगा। लेकिन हमास ने भी अभी तक छोड़े नहीं है, वो ब्लैकमेल कर रहा है और अभी भी अमेरिका से बातें कर रहा है। लेकिन इसमें एक उम्मीद ये बंधी है कि इजराइल के शायद प्रधानमंत्री हो सकता है कि अमेरिका जाएं, या बहुत एक संकेत के तौर वो पे आ जाने रहा वाले है, हैं, जाने वाले हैं, संकेत के तौर पे आने वाला है कि शायद कुछ दिनों में ऐसा हो कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलेंगे और ये जो हमास के साथ समझौते की जो बात है उसके साथ अंतिम उसकी शक्ल मतलब बाहर आ जाए, और ऐसा कुछ लग रहा है। इसी वजह से वहाँ पर जो थोड़े से जो बचे खुचे लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, उनको लग रहा है कि चलो जो भी हुआ जितना भी हुआ कम से कम अब तो बच जाए। लेकिन इजराइल ने एक बात बड़ी साफ कर दी है कि जो उसके लिए खतरा बनेगा वो चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो या फिर हुती हो, उनको उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन चूंकि हमास का ऑलरेडी उसने काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज कर दिया है और फिलहाल इजराइल ये भी कह चुका है कि अब जो उसने गाजा पे उसने जो कब्जा कर लिया उसको छोड़ने वाला नहीं है। अब ऐसा पहले बार स्थिति नहीं बनने वाली है कि जो पहले फिलिस्तीन के कब्जे में जो गाजा वो था वो गाजा रहने वाला है। स्थितियां बहुत बदलने वाली है। बिल्कुल, देखिए पहले भी गाजा पर कंट्रोल पूरा हद तक इजराइल का ही था। वहाँ जो सामान आता था जाता था, तब लेकिन वो बाहर रहता था। हाँ, वो बाहर उस तरह से वो दखल नहीं देता था। लेकिन सारे रास्तों पर कंट्रोल उसका होता था। समुद्र के जो वहां पर वो थे आवागमन के साधन थे, वहां पर उसका पूरा कंट्रोल होता था। लेकिन इसके बाद भी, इस सारे कंट्रोल के बाद भी हमास के पास हथियार पहुंचे, विध्वंस करने वाली मिसाइलें पहुंची, वो सारी चीजें पहुंची जिससे उन्होंने इजराइल पर हमला किया। और उस हमले का परिणाम ये था कि इजराइल को पलट करके हमला करना पड़ा, और वो 2.5 साल 3 साल से चल रहा है। तो अब कुछ न कुछ इस तरह की पूरी चीजें होंगी कि गाजा पट्टी चलेगी, गाजा पट्टी में जीवन आबाद होगा, प्रशासन भी होगा, लेकिन उस पूरे के पूरे प्रशासन पर पकड़ अब इजराइल की होगी, अमेरिका की होगी, स्थानीय लोगों की हो सकती है, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जैसे पहले थी। क्योंकि जब तक ये हालात बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो हमास का तो रवैया बहुत साफ है कि हमास कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहता है, वो तो सिर्फ हथियार बंद और वो हमले की बात ही करता है, और उसका जो हमास अब नए उसमें बाहर हो जाएगा मुझको लगता है। मुझे भी लगता है कि अब फिलिस्तीन के लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि आप अगर बचोगे तभी तो हमास आपके लिए। और जिस तरह से हमास को उन्होंने काफ़ी हद तक फिलिस्तीन के लोगों ने भी जिस तरह से भी सपोर्ट दिया हो, अगर हमास को दिया हो, क्योंकि हमास का सारा ऑपरेशन वहीं से होता था। कभी हॉस्पिटल से वो करता था, रॉकेट मारता था, कहीं किसी की ऐसी रिहायशी इलाकों से मारता था ताकि इजराइल उस पर हमला ना कर सके। लेकिन वो स्थिति अब दोबारा आने वाली नहीं है, और इस बात को लेकर के इजराइल बहुत क्लियर है। तो इजराइल भी तभी तक उस चीज़ पे समझौते पे मानेगा जब उसको लगेगा कि हमास या जब गाजा पट्टी से उसके लिए दोबारा किसी तरह से उसकी सुरक्षा पे खतरा नहीं आएगा। बिल्कुल, और मुझको लगता है यही होगा, क्योंकि गाजा के लोग भी मुझको 2 साल 2.5 साल में वो काफ़ी कुछ वो सब भोग चुके हैं जो वो कभी दोबारा नहीं भोगना चाहेंगे। तो अब ये बदली हुई गाजा पट्टी होगी, बदला हुआ फिलिस्तीन होगा। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि इन पूरी समस्याओं की जड़ में अगर ईरान था, तो ईरान को खुद भी सीख मिल गई है। मुझको लगता है कि वहाँ उसको भी अब वो एक बदले हुए तरीके से रहना पड़ेगा, और अब उसके लिए आसान नहीं होगा कि वो तमाम अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको मदद दे पाए, क्योंकि उस पर बहुत तगड़ी निगरानी अब होने वाली है। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, ईरान नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा बेहतर है कि वो न कर पाए। बल्कि ईरान के लोगों को भी कम से कम फिलिस्तीनियों से सीखना चाहिए कि जो हालात गाजा पट्टी का हुआ, वहाँ पर लोगों ने, अगर आपके हमास की वजह से पूरा फिलिस्तीन वहाँ गाजा पट्टी बर्बाद हो गया, तो हालात ईरान के भी आ सकते हैं, और काफ़ी हद तक चोट पहुँची भी, ईरान को पहुँची भी है। तो अगर दोबारा अगर इस तरह से अगर हमले होते हैं, अगर ईरान की तरफ से होते हैं, ईरान प्रॉक्सी के थ्रू भी अगर वो कराता है, तो इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन एक जवाब ट्रम्प की बात बड़ा इंटरेस्टिंग, अब जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो कुछ समय पहले तक लग रहा था कि ट्रम्प की सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, वो हो रही हैं, अब जरा देखिए ईरान इजराइल के बाद सीज फायर कराने के बाद अगर हमास में अगर ये फिलिस्तीन के लोग अगर इस तरह से वो कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि चीजें पलटी हुई नजर, यू टर्न लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है तो लेकिन ये बात सही है कि ट्रम्प का जो भी पूरा है, जो शुरू में ये लग रहा था कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ उनके लिए मतलब ट्रम्प के लिए खेल बदल रहा है। मतलब ट्रम्प जो भी कर रहे हैं वो डिलीवर, ऐसा लग रहा है कि वो क्लिक कर रही हैं चीजें, और वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो या तो यह है कि उनका पहले रणनीति उनकी रही हो कि पहले इन चीजों को इतना एक्सेलरेट कर दो कि हम जो चाहें वो पा जाएं। तो शायद वैसे ही इजराइल का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया वहां पर चीजें। अभी ईरान के साथ में एक पॉजिटिव अगर फैक्टर अगर ट्रम्प के पास आया, और अब लग रहा है कि हमास इजराइल के बीच में भी वो हालात वो सुधरते दिख रहे हैं, और एक बच जाएगा जो कि यूक्रेन और रूस का है, जिसपे अभी किसी तरह से भी कुछ संकेत ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डोनाल्ड ट्रम्प की नजर वहां बनी हुई, लगातार बनी हुई है उसमें। लेकिन कुछ चीजें फंसी हुई हैं। देखिए, एक तो यह है कि वहां से वो जो भी यूरेनियम था, लिथियम था, जो भी रेयर अर्थ थे,
एक तो रसिया को रास नहीं आया है कि यूक्रेन अमेरिका को अमेरिका दे। से डील किया है। और अभी हाल में जो रसिया ने हमले किए हैं उसमें उसने वो सारी जमीनें शायद अपने कब्जे में ले ली हैं जहां बहुत बहुमूल्य ये खनिज सही, हुआ जी, करते थे। तो रूस का देखिए सीधा सा ये है कि रूस जो चाहता था वो ये था कि उसके यूक्रेन के आधे हिस्से में करीब के कब्जा कर ले, वो वापस नहीं करेगा। अगर उस मामले पर समझौता होता है और करना ही पड़ेगा, होगा ही होगा समझौता वो, तो रूस और यूक्रेन में भी आने वाले समय में कोई शांति की चीज या कोई समझौता जैसी चीज हो सकती वही है। वही वही बात है कि लड़ाई कोई नहीं चाहता और युद्ध में सबको सबको बर्बादी झेलना पड़ता है। तो अब हमारी उम्मीद यही है कि अब हम इस बात की बेस्ट विशेष भी करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच में भी अगर किसी तरह से सीज फायर समझौता करा देते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक अच्छी बात है कि कम से कम जो युद्ध की विभीषिका से जो बाकी जो देश हैं वो अलग रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए शांति, दुनिया के लिए अच्छी बात है। और इसमें जबकि सबका इंटरेस्ट इसी में है, तो हमारी नज़र इसे बनी रहेगी। अब देखते रहेंगे कि क्या ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच में कब और कब सक्सेस उनको मिलता है सीज फायर कराने में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।